जो भी लोग कहते हैं कि नहीं होगा, उनसे दूर रहिए, नेगेटिव इमोशन जो फैलाते हैं उनसे, और तैयारी करते रहिए। इसमें डीएसआईएम स्ट्रीम में ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। कंपेयर करें तो जनरल कैडर के लोगों के साथ। तो आप जब अच्छे से पढ़ाई होगी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ही अटेम्प्ट में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस भी और आरबीआई ग्रेड भी दोनों भी क्लियर किया है। तो आपका अच्छे से जब स्टडी प्रिपेयर होगा तो आपका 100% हो सकता है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम डी। एंड हमारे साथ आज हैं मिस्टर मुकुंद धले, जिन्होंने डीएसआईएम एग्जाम, आरबीआई का डीएसआईएम एग्जाम 2023 का क्लियर किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो मुकुंद आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकुंद, हमारे लिए आपने आज टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देती हूँ मुकुंद का। मुकुंद ने स्टैटिस्टिक्स में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। 2021 में इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। उसके बाद इन्होंने अपना यूजीसी नेट भी क्लियर किया है। एंड ये स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हमारे जो टॉप 2 एग्जाम्स है इंडिया में, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एंड आरबीआई का डीएसआईएम, इन दोनों के लिए इन्होंने तैयारी करी। और इस साल इनके सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने डीएसआईएम एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो मुकुंद थैंक यू आपको। तो मुकुंद, आप से अगर हम पूछें कि तैयारी शुरू करने से पहले, मुकुंद एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली से, तो आपको क्या मोटिवेट किया कि आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएं? तो मैम, मैंने जब ग्रेजुएशन में बीएससी में एडमिशन लिया तो मेरे 4 सब्जेक्ट थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो पहले तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। पर जब मैं मेरे सेकेंड ईयर में था बीएससी के, तब एक पुणे यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ने स्टैटिस्टिकल क्विज कंपटीशन अरेंज किया था। तो मैंने भी उस क्विज कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट हुआ था। तो उसमें मेरा सेकेंड रैंक आया था। तो उसके बाद उसका एक सेकेंड राउंड भी होता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में वो बुलाते हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो उस टाइम मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी स्टैटिस्टिक्स की। तो बहुत प्रोफेसर लोगों से मिला, उनसे बातचीत की। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट दिखा, तो तभी मैंने सोचा कि अब इस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में ही कुछ करियर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो काफी इंटरेस्टिंग, नंबर्स अगर पसंद आते तो बहुत मजा आता है स्टैटिस्टिक्स में, अलग अलग तरीके से देखना और आगे ट्रेंड डिफाइन कर पाना। काफी अच्छा रोल रहता है स्टैटिस्टिशियंस का आरबीआई में भी। तो जब आपने ये एग्जाम देखा होगा और आप 2 एग्जाम साथ में कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है। डीएसआईएम में जैसे आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है फेज 1 में, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। तो क्या आपकी अप्रोच रही थी फेज 1 के लिए तैयारी करने के लिए? तो फेज 1 का मैम एक 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यू 5 मार्क के लिए। 5 मार्क। तो इसमें आपको कोई भी थ्योरी या डेरिवेशन डिराइव नहीं करने होते। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाए जितने हो सके, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई डेरिवेशन तो डिराइव नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉजिक लगा के आंसर तक पहुंचना है। तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, जब जरूरत पड़े तब माइंड मैप्स बनाता था। जैसे कि रिग्रेशन में मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल रहता है, तो उस मॉडल के कुछ अजम्पशंस रहते हैं, जैसे कि वो हेट्रोसिडास्टिसिटी हो गया या मल्टीकोलिनिटी। तो मैं क्या करता था कि ठीक है कि अजम्पशन ये माइंड मैप बनाता था। अगर ये अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, और अगर ये चेक करना है मेरे मेरे को कि ये अजम्पशन सेटिस्फाई होता है, तो उसके लिए मेरे पास कौन से टूल्स है। तो सिर्फ मैं नाम लिखता था उसका, उसका ज्यादा थ्योरी नहीं लिखता था। तो इस प्रकार से ज्यादा हम कैसे याद रख सकते हैं, इस तरीके में माइंड मैप्स भी बनाता था और शॉर्ट नोट्स फेज 1 के लिए। काफी अच्छा पॉइंट आप लेके आए माइंड मैप्स का, मतलब काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। बहुत एग्जाम्स पे काम आती है, क्योंकि एक पिक्चर सी हमारे दिमाग में जब बन सी जाती है ना, और अलग अलग
तरीके में, मतलब सिनेरियो में कहाँ पे जाएगा, तो वो एक अच्छा काफी रिवीजन और मेमोरी बढ़ाने का भी काफी अच्छा पॉइंट हम्म। रहता है। तो काफी अच्छे पॉइंट आपने बताए मुकुंद, माइंड मैप्स का और शॉर्ट नोट्स का। तो अगर फेज 1 में हम टॉपिक्स की बात करें, मल्टीवेरिएट एक आपने बताया, प्रोबेबिलिटी का भी काफी अच्छा वेटेज रहता है फेज 1 में। तो आपने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की थी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा महत्व दिया था? मैम फेज 1 का तो पूरा सिलेबस आरबीआई प्रोवाइड नहीं करता है। सिर्फ वो 5-6 टॉपिक दिए, टॉपिक्स जैसे कि बताते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, एनोवा हो गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब सिर्फ टॉपिक ही दिए, तो ज्यादा से हो सके मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो। हम्म। क्वेश्चंस की लेवल फेज 1 में ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती है और ज्यादा सिंपल भी नहीं होते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। जी। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं है फेज 1 के लिए, ईएसआईएम के। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और गेट के क्वेश्चन पेपर्स मैं ट्राई करता था और उसी की प्रैक्टिस करता था। ओके। तो अगर आप किसी को रेकमेंड करेंगे तो कितने साल के पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, गेट के या आईएसएस के? गेट की मैम एग्जाम ही 2019 से स्टैटिस्टिक के लिए स्पेशली शुरू हो चुकी है। तो 2019 से देख ही सकते हैं, 4-5 साल के चार पांच क्वेश्चन साल पेपर। और आईएसएस के 2018 के बाद, क्योंकि हम्म उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम्म। 2018 के बाद के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके। ओके। और कोई बुक्स भी आप रेकमेंड करें जिनको हम देख सकते हैं? यस मैम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, हम्म। ये बुक की थी। और मेरे क्लास नोट्स भी थे। ओके। मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने अप्लाइड मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि जॉनसन और विचन की बुक है, ओके। वो यूज की थी। उसके बाद स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस के लिए मैंने जेमेदी का किया था और क्लास नोट्स भी थे कुछ। और सैम्पलिंग के लिए मैंने मैम आईआईटी कानपुर के जो शालाब सर है उनके एनपीटीईएल पे कोर्स है, तो उससे नोट्स लिए थे मैंने, शालाब सर जी। ग्रेट ग्रेट। फेज 2 की अगर बात करें मुकुंद, तो जैसे आपने बोला कि फेज 1 में तो शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स आते हैं, क्योंकि उसमें हमें डिराइव नहीं करना पड़ता, हमें आंसर पे पहुंचना होता है, मतलब आपको लिखना नहीं पड़ता डेरिवेशन। लेकिन फेज 2 में आए तो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, जैसे आपको, यस। और सेक्शंस भी बनाए गए, आई थिंक 7 सेक्शंस इस बार दिए थे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते एट हैं। सेक्शन 8 सेक्शन जिसमें से आपको बढ़ाए थे, अलग अलग। पिछले साल से 2 सेक्शन बढ़ाए इस साल। इस बार बनाए जी, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर क्या किया आपने, और कौन से सेक्शंस पे आपने तैयारी की थी? हाँ, आपसे आपके हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते थे। हम्म मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की भी तैयारी कर रहा था, तो हम्म मेरे सैम्पलिंग के नोट्स तो ऑलरेडी तैयार ही थे। तो हम्म। उसका भी मेरे को प्रिपरेशन और इसका भी करना था, तो मैं सैम्पलिंग चूज किया था, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग एक सेक्शन। ओके। दूसरा मैंने किया था लिनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा किया था मल्टीवेरिएट एनालिसिस। हम्म। तो सैम्पलिंग और इस मल्टीवेरिएट मैंने देखा है ज्यादातर लोग करते हैं, इसमें काफी स्कोरिंग रहता है, प्लस कॉमन भी रहता है आईसीएस के साथ। तो ये दो हाँ, सेक्शंस तो ज्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते ही हैं। बाकी आप अपने थोड़ी सी और स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो 3 सेक्शंस ही प्रिपेयर करना काफी होता है कि एक बैकअप के लिए 1-2 सेक्शन और करना चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि एक आध सेक्शन में से बहुत ही, कभी कभी होता है ऐसा, ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन एक आध सेक्शन में आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल के आए हैं। तो इसलिए हम्म। मैंने एक बैकअप प्लान के लिए फेज 1 में तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस का किया ही था स्टडी। तो हम्म। उसका भी बेसिक बेसिक मैं देख के गया था, ओके। क्योंकि बैकअप में भी रहना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के आएंगे क्वेश्चंस, तो आप प्रिपेयर रहे। इसलिए मैंने बिल्कुल। स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस भी थोड़ा थोड़ा किया था, बेसिक्स। अगर कुछ इजी क्वेश्चन आता है उस टॉपिक में से, तो मैं वो अटेम्प्ट कर सकूं।
तो आपको उसकी जरूरत पड़ी कि आपने वो जो आपके 3 स्ट्रॉन्ग सब सेक्शन थे उन्हीं से अटेम्प्ट किया फाइनली? नहीं, 3 ही सेक्शन थे, उसी से अटेम्प्ट किया, उससे ही मेरा हो गया काम। ओके, ग्रेट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आप कोई बुक रेकमेंड करेंगे? उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? लीनियर मॉडल के लिए मैंने मैम मॉन्टगोमेरी की बुक है, एक विले पब्लिकेशन की, वो रेफर की थी, और मेरे एमएससी के क्लास नोट्स थे, उसी से मैंने प्रिपरेशन की थी। फेज 2 के लिए मैम अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि फेज 1 में तो आप शॉर्ट नोट से काम चला सकते हैं, जी। लेकिन फेज 2 में आपको सभी थ्योरी, डेरिवेशंस, एग्जाम्पल भी पूछते हैं, तो हम्म। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो हम्म। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है 2016 तक के आरबीआई के वेबसाइट पे। जी। तो आप देखते क्वेश्चन की लेवल क्या है, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको चूज करने हैं। तो मैंने तो ये 3 किए थे। तो मैंने क्या किया था कि जो नोट्स थे वो कस्टमाइज किए थे आरबीआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने क्या किया था कि जो भी सेक्शन है, उसमें जो भी कंसेप्ट है उसकी थ्योरी और डेरिवेशन में पहले लिखता था। उसके बाद जो भी पीवाईक्यू है उस कंसेप्ट के रिलेटेड, तो पीवाईक्यू लिखता था, और उसी के बिलो उसके आंसर्स लिखता था। तो मैं जब भी मेरे नोट्स पढ़ता था, तो मेरे पीवाईक्यू भी उसमें कवर हो जाते थे, और मेरे को एक अंदाजा भी रहता था कि एग्जाम की टफनेस क्या है, डिमांड क्या है। तो उस हिसाब से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ओके, ओके। तो पहले आपने अपने नोट्स बनाए और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका फिर आपने आंसर दोबारा से लिखा। तो कर यस मैम, जी। उसी कंसेप्ट के नीचे उसके पीवाईक्यू। तो ये अच्छा है क्योंकि फिर हम उस मोड में आ पाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कॉन्सेप्ट आता है बट उस पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है वो मिस हो जाती है, या लास्ट मिनट में हम नहीं एडजस्ट कर पाते। तो पहले से उसको प्रैक्टिस करने से हम भी एग्जाम टाइम पे थोड़े कम नर्वस, कम स्ट्रेस में रहते हैं करने के लिए। अगर मैं आंसर राइटिंग टाइम की भी प्रैक्टिस हो जाती है उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम की कोई प्रॉब्लम होती है एग्जाम में? काफी सफिशिएंट टाइम रहता नहीं मैम, आपको बहुत तेज लिखना पड़ता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो है? बहुत ही लेंथी टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। हम्म। ज्यादातर ऐसा होता है कि एक सब क्वेश्चन में उसकी थ्योरी पूछते हैं, और हम्म। उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल। रहता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत देर लग सकती है, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं आपको, तो उस हम्म। पे करने में तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी आप थ्योरी लिखे वो तो आपको फर्स्ट लिखनी है, क्योंकि आप उसमें टाइम बचाएंगे तो ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा पिछले साल बहुत गड़बड़ी हो गई थी हम्म। फेस टू एग्जाम में। मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा था। मेरा पहला क्वेश्चन ओके। ही अटेम्प्ट करने में 1 घंटा निकल गया था। ओ। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। इसलिए हम्म। मैं इस साल 4 क्वेश्चन और एक हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो मुकुंद, आपने ये अच्छी बात बोली, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता हो सकता है लेकिन अगर आप उस समय में फिर लिख नहीं पाएंगे तो यू आर एट अ लॉस उस समय। एंड दूसरा पॉइंट जो मुकुंद ने बताया कि हम कई बार भूल जाते हैं कि एग्जाम में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है। तो प्रैक्टिस करते समय हम कभी कभी बीच में ऐसे भी हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हम ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर के साथ अपने कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ पाए। तो थैंक यू मुकुंद, वो पॉइंट आपने शेयर किया, क्योंकि प्रेपरेशन करते समय ना ये टेक्निकल चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, और फिर एग्जाम टाइम पे इन टेक्निकल चीजों की वजह से अगर हम टाइम लूज करते हैं तो काफी स्ट्रेस भी हो जाता है एग्जाम टाइम पर हमें। तो मुकुंद, एक और पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जाम में। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की आपने कैसे तैयारी करी? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मैम तीन तीन ही क्वेश्चन रहते हैं। एक रहता है एसे राइटिंग का, दूसरा रहता है प्रिसाइज राइटिंग, और तीसरा होता है कॉम्प्रहेंशन। तो ऐसे में तो करंट अफेयर्स के टॉपिक कीजिए, डेली के न्यूज़पेपर से कुछ आपको टॉपिक्स दिखाई देते हैं जो कि पूछ सकते हैं, तो उसके रिलेटेड आप गूगल पे या किसी पे सर्च करके उसकी तैयारी कीजिए।
तो मैं क्या करता था ऐसे के लिए ऑनलाइन कंटेंट पढ़ता था जो भी है। और इसमें इंग्लिश में आपको 90 मिनट से मिलते हैं, तो जी। आपको बहुत फास्ट टाइपिंग करना पड़ता है। तो मैं क्या करता था ऑनलाइन कंटेंट पढ़ता था, वही पढ़ता था लैपटॉप पे, और जो दिख रहा है स्क्रीन पे वही टाइप भी करता था। तो हुँ, मेरे हुँ। दोनों भी प्रैक्टिस होती थी। एक तो मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक्स भी पढ़ रहा हूँ और मेरे टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है। हुँ, तो हुँ। मैं रोज़ 1 डेढ़ घंटा शाम को टाइम निकाल के इंग्लिश की ऐसी तैयारी करता था। हुँ, हुँ। तो अ, अच्छा ये आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी क्योंकि ज़्यादातर लोग अवेयर हों जो डीएसआईएम के लिए प्रिपेयर पहले कर चुके हैं। पर जिन्होंने पहले नहीं किया उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि जब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर तो हैंड रिटन रहता है, बट आपका जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है वो टाइप करना होता है आपको कीबोर्ड की हेल्प से। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी रहता है। एंड मुकुंद आपका ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आप बहुत कंसिस्टेंटली करते थे, तो रोज़ 1 से डेढ़ घंटा आप निकालते थे ताकि इस पे करें। कौन-सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे या आप रिकमेंड करेंगे कि आप पढ़ सकते हैं कैंडिडेट? कौन-सा भी पढ़ सकते हैं। मैं द हिंदू पढ़ता था। ओके, काफ़ी फेवरेट है हिंदू हाँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन की बात आती है तो यस। काफ़ी अच्छा डिटेल्ड न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल काफ़ी उनके डीप होते हैं, काफ़ी अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। अ, ये मुकुंद इंटरव्यू स्टेज की बात करते हैं। आप इंटरव्यू स्टेज पहली बार पहुँचे थे इस बार आपके इस अटेम्प्ट में, राइट? पिछली जी, पिछली बार मेरा मैम रिटर्न तो सिर्फ 1.67 मार्क्स से रहा था। रह गया तो था। इस बार हुँ, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था कि मैं अच्छे डायरेक्शन में तो हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे को अभी ब्रश अप करना है थिंग्स अच्छे से, तो हो हुँ। जाएगा। तो मैंने ये ठान ही ली थी कि इस बार कुछ भी करके मेरे को अभी क्रैक ही करना है। बिल्कुल, आपने ठान लिया था तो हो गया। ठानना आपने कर ही लिया था और मेहनत तो आपकी चल ही रही थी पिछले साल से। तो इंटरव्यू स्टेज में जब इस बार आपने नाम देखा होगा तो ऑफ कोर्स आप बहुत खुश तो हुए ही होंगे कि मैंने कर लिया इस बार रिटन क्लियर। बट इंटरव्यूज़ भी करना है यस, क्लियर यस। मतलब छोड़ना नहीं है। तो क्या आपने किस तरीके से यस। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की? इंटरव्यू के लिए मैम मैंने आपको बहुत सारा पढ़ना होता है पहले तो, क्योंकि स्टैटिस्टिक के बैकग्राउंड वाले लोगों को ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की चीज़ें बेसिक्स पता नहीं होती है। नहीं होती तो हैं। फेज़ 2 और इंटरव्यू में सिर्फ़ 1 महीने का अंतर रहता है जनरली। हुँ, पर हुँ। इस साल मुझे कुछ पता नहीं कि किस कारण से, लेकिन इंटरव्यू लेट हुए। हुँ, मेरे को 3 महीना 3 का महीना इस बार पीरियड लग मिला, गया। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं सारी इकोनॉमिक्स की चीज़ें पढ़ सका हुँ, और हुँ। उसका भी स्टडी कर सका। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जिसको भी लगता है कि मेरा फेज़ 2 क्लियर होने वाला है, अगर आपको 60 टू 70% भी चांसेस लगता है कि मेरा रिटर्न क्लियर होने वाला है, तो आप उसी समय से न्यूज़पेपर वगैरह और इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ें हो गया, आरबीआई की फंक्शन और डीएसआईएम के फंक्शंस, ये सब की आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, हुँ, फेज़ 2 हुँ। के रिज़ल्ट के बाद। जी। तो थोड़ा-सा इसमें डीप में जाती हूँ कि इकोनॉमिक्स जैसे आपने बोला थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आरबीआई के बारे में, आरबीआई के फंक्शंस हैं, डीएसआईएम डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ रिपोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं जैसे एनुअल रिपोर्ट है अ या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप कह रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स, तो बेसिक इकोनॉमिक्स में आपने टर्मिनोलॉजी समझने की या तैयारी करने की कोशिश करी? कौन से आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स में टॉपिक जो एक स्टैटिस्टिक्स कैंडिडेट को पढ़ने चाहिए या पता होने चाहिए? मैंने बैंकिंग सेक्टर का किया था, फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी हुँ, हुँ। पॉलिसी कमिटी क्या होती है, उसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो और बैंक और नॉन बैंकिंग में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में डिफरेंस क्या है? हुँ, तो यही चीज़ें बेसिक्स, और आरबीआई का एक्सटर्नल सेक्टर में भी काम होता है, तो हुँ, हुँ, आपको हुँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वगैरह, हुँ, वो हुँ। भी चीज़ें थोड़ी फार देखनी पड़ेगी। जी, तो ये अच्छे पॉइंट्स आपने बताए और न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो ये सब फाइनेंशियल कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आपको वहाँ से भी मिलते रहेंगे, जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए। जीडीपी है, इन्फ्लेशन है
क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रोथ और इन्फ्लेशन बैलेंस मेंटेन करने का उनका पूरा मैंडेट भी रहता है। तो जीडीपी तो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट के होने के कारण पता ही होना चाहिए, पता ही क्योंकि होते हैं। वो इंटरव्यू में भी काफी कैंडिडेट्स को पूछते हैं कि ये जीडीपी का जो फिगर आया है वो कहाँ कैसे से आया आया। है। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, काफी मतलब बहुत लाइक्लीहुड भी होती है इसके पूछे जाने। यस यस। तो बिल्कुल सही बोला आपने मुकुंद। तो मुकुंद, आपने इंटरव्यू के लिए जैसे मॉक इंटरव्यू भी किया, तो वो कैसे हेल्पफुल रहा आपके एक्चुअल इंटरव्यू के लिए? मैंने आई एग्जाम भी का इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम दिया था प्रिपरेशन के लिए। तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा था। जो भी मेरे बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि मेरे मॉक इंटरव्यू में पूछे गए थे, उसी लेवल के क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे गए थे। तो काफी वो भी हेल्पफुल रहा मेरे को। और बाकी इंटरव्यू के लिए आप बायोडाटा अच्छे से फिल करें, क्योंकि वही आपको वहाँ पे हेल्प करने वाला है। आप गेस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बायोडाटा से आने वाले हैं। तो वही प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप कैसे उसको आंसर दे सकते हैं, उसी की प्रैक्टिस कीजिए। जी बिल्कुल। सो मारिया सर बिल्कुल वैसे ही करवाते हैं। मारिया सर एक सीजीएम है डीएसआईएम डिपार्टमेंट से ही। तो जब वो इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू आई एग्जाम भी पे, तो काफी इस सब चीज का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए, पूरा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन हो। तो आई थिंक वो काफी अच्छा आपको हेल्प किया होगा एक्चुअल इंटरव्यू में। तो अगर हम एक्चुअल इंटरव्यू का पूछें आपसे, तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए आपके एक्चुअल इंटरव्यू में, फिर भी नहीं पूछे गए? यस मैम। मेरे को पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स था कि आरबीआई इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए क्या यूज करता है, सीपीआई या हम्म। डब्ल्यूपीआई। हम्म। तो मैंने बताया। फिर वो पूछे कि सीपीआई कौन सा, ऑल इंडिया, मतलब वो पूछ रहे थे कि कौन सा ये सब इंडिया। सीपीआई। तो वो मेरे को बोले कि फिर आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई। तो मैंने बोला सीपीआई अच्छा है। तो वो बोले क्यों अच्छा है सीपीआई। तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते रहते। तो मैंने बोला कि वो सीपीआई में सर्विसेज भी इंक्लूड होता है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स रहता है, कौन तो सा रहता है? इसलिए अच्छा है। वो बोले ठीक है। फिर मेरे को उन्होंने पूछा कि आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में कुछ जानकारी है, M0 M1। तो जी मैंने पढ़ा था वो भी, तो मैंने यस किया। तो मेरे को नैरो मनी और ब्रॉड मनी के बारे में पूछा, वो भी मैंने बताया। बिल्कुल। ग्रेट मुकुंद। सो मुकुंद, कोई चीज आप ऐसा बताना चाहेंगे कि प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए जो हम गलतियां ना करें? आपकी आपकी कोई ऐसी सलाह रहेगी फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए जो डीएसआईएम के लिए प्रिपेयर कर? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैं ये स्टार्टिंग आई पूछना, डिडंट हियर। ओके, ऐसी कोई सलाह आप देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो डीएसआईएम के लिए प्रिपेयर करें, कि वो ऐसी गलती ना करें? कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहे। जो भी लोग कहते हैं कि नहीं होगा, उनसे दूर रहे, निगेटिव इमोशन जो फैलाते हैं उनसे, और तैयारी करते रहिए। इसमें डीएसआईएम स्ट्रीम में ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है हम्म। कंपेयर करें तो जनरल कैडर के लोगों के साथ। तो आप जब अच्छे से पढ़ाई होगी, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ही अटेम्प्ट में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस भी और आरबीआई ग्रेड भी दोनों भी क्लियर किया है। तो आपका अच्छे से जब स्टडी प्रिपेयर होगा, तो आपका 100% हो सकता है यहाँ पे। तो करते रहिए, एक अटेम्प्ट से डरिए मत, 2-3 अटेम्प्ट होने तक देखिए कि क्या होता है क्या नहीं, और अच्छे से अच्छे डायरेक्शन से प्रिपेयर करिए, तो हो सकता है। थैंक यू मुकुंद। ये मोटिवेट काफी करेगा, बिकॉज ये काफी जरूरी है कि हम, और अगर हम देखें तो ये सब पेपर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहता है, ऐसा बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की चीजें नहीं पूछते हैं, हम्म, तो वही उन हम्म, कॉन्सेप्ट्स के अराउंड ही चीजें पूछते हैं। तो अगर हम अच्छे से तैयारी, जैसे आपने बोला कि पूरी शिद्दत से तैयारी करें, हम्म। टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझे, उनका लॉजिक समझे, तो बिल्कुल ये एग्जाम्स निकल सकते हैं। तो थैंक यू मुकुंद। आपने काफी डिटेल में सब चीजें बताई, आपने बुक्स भी बताई, आपने सोर्सेज भी बताए।
एंड कैसे हमें कंसिस्टेंटली लगे रहना है वो भी आपने काफ़ी बताया। तो आई एम श्योर जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये हेल्पफुल होगा और वो इसी डायरेक्शन में अपनी तैयारी करेंगे। तो थैंक्स अगेन एंड वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो, मेनी कांग्रेट्स फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ आई एग्जाम टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक बेस्ट विशेस फॉर अ वेरी एनरिचिंग करियर विद आरबीआई। यू, थैंक यू।